मेरी लड़की थोड़ी सी चलते समय इमोशनल हुई, उसने पूछा मम्मी कब आओगी, तो मैंने उसको यही बोला कि बेटा अब मैं देश के लिए जा रही हूँ, भारत की गरीब जनता के लिए जा रही हूँ। और शायद इसीलिए हर इंसान का जन्म हुआ है। जो गरीब, जो कूड़ा बीनने वाले बच्चे हैं, जो मजदूर हैं, जिनको दिल्ली की जनता जो है दुत्कार के भगा देती है, वो पहली बार यहाँ इज्जत से पेट भर के प्रेम के साथ खाना खा रहे हैं। वो सिख कम्युनिटी और वो लड़के जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरते हैं, वो उनको खाना खिला रहे हैं, उनको बर्तन दे रहे हैं, उनको रोटियां दे रहे हैं। कि अगर ये सिख धर्म सरकार बना ले तो मुझे लगता है कि मेरे भारत का कोई भी बच्चा भूखा नहीं सोएगा। सरकार की उतनी जिम्मेदारी नहीं है जितनी जनता की है। अगर जनता अभी भी जागरूक नहीं हुई कि किसे सत्ता पे बिठाना है, किसे चुनना है, तो ये बढ़ता रहेगा। अभी आप और लाशें देखेंगे, अभी और नंगे सच देखेंगे आप कि यहाँ कोई भी किसान अपनी खेती बचाने नहीं आया है, अपने हकों के लिए नहीं आया है। वो इस देश की भारत जनता को उसका हक दिखलाने आए, गरीब जनता को। तो मुझे लगता है कि आज किसान नेताओं को, किसान मंच को और किसान भाइयों को देश के हर आदमी के मुद्दे को अपना मुद्दा बना के इस आंदोलन को लगातार चलाते रहना चाहिए। पंजाब न्यूज़ देख रहे ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਲਪਨਾ ਭਾਰਤੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਤੇ ਯੋਗਾ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਨੇ। ਜੇ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੇ ਵਾਈਫ ਵੀ ਨੇ, ਆਪ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੂਮੈਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਲਪਨਾ ਭਾਰਤੀਏ ਭੈਣ ਆ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਗੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੇ ਵਾਈਫ ਵੀ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ हैदराबाद तो एक चंगी लाइफस्टाइल छड़ के इस किसानी आंदोलन से पहुंचे ने। सत श्री अकाल जी, नमस्कार। नमस्कार जी। अल्पना जी, हम पूछना चाहते हैं आपसे कि आपने ट्रॉली में आके यहाँ पर रैन बसेरा किया हुआ है, तो कैसे देखते हैं एक अच्छे लाइफस्टाइल छोड़ के आप यहाँ पर आके बैठे हुए हैं? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ पे बहुत सारे किसान हैं जो अपना घर छोड़ के 6 महीनों से यहाँ बैठे हुए हैं। और वो अपने लिए नहीं बैठे हुए हैं, मैं भी अपने लिए नहीं आई हूँ, वो इस भारत देश के लिए बैठे हुए हैं। वो यहाँ वो अपनी किसानी, अपनी खेती बचाने नहीं आए हैं, लेकिन ईश्वर ने उनकी आत्मा को जगाया है। और वो ये जानते हैं, सभी किसान, लाखों की संख्या में यहाँ किसान हैं, अच्छे अच्छे परिवारों के हैं, जो यहाँ ये सोच के बैठे हैं कि अगर आज वो पीछे हट गए तो भारत देश का हर आदमी भूखा मरेगा। और अमीर लोग तो सरकार की चमचागिरी करके या विदेश भाग के, जैसे कि अभी आपने देखा कि भाग भी गए बहुत सारे अमीर लोग, वो तो अपना काम चला लेंगे। लेकिन जो देश का मध्यम वर्ग है और जो देश का गरीब आदमी है, उसके लिए 2 टाइम की रोटी खाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो मैं कहना चाहूँगी यहाँ कोई भी किसान अपनी खेती बचाने नहीं आया है, अपने हकों के लिए नहीं आया है। वो इस देश की भारत जनता को उसका हक दिखलाने आए, गरीब जनता को, और जिसको आज तक सरकारों ने सिर्फ शोषण किया है जिसका वोट के नाम पे। और मैं भी अपने भारत देश के लिए यहाँ बैठी हूँ। जी अल्पना जी, आप घर से अकेली आए हैं या आपके साथ भी कोई आया है? मेरे पिता जो हैं वो पिछले कई सालों से, पिछले 30-40 सालों से गरीब औरतों की भ्रष्टाचार के खिलाफ, शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं भी उनके साथ लड़ाई लड़ रही हूँ। तो वो और मेरे पिता दोनों इस आंदोलन में अंत तक शरीक होने आए हैं। बच्चे भी आपके होंगे, उन्होंने पूछा नहीं कि आप जा रहे हो, हमें भी लेके जाओ? जी, मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी लड़की थोड़ी सी चलते समय इमोशनल हुई, उसने पूछा मम्मी कब आओगी, मतलब 4 दिन में आओगी, 5 दिन में, क्योंकि वो कभी मुझसे दूर नहीं रही है, छोटी है। तो मैंने उसको यही बोला कि बेटा अब मैं देश के लिए जा रही हूँ, भारत की गरीब जनता के लिए जा रही हूँ। और शायद इसीलिए हर इंसान का जन्म हुआ है कि वो अपने देश के लिए, अपनी कौम के लिए, इंसानियत के लिए लड़े। तो अब ये जो किसान की लड़ाई है, मैं इसको जीत के ही वापस आऊँगी। मैं उसको ये बोल के आई हूँ। तो उसने ये नहीं बोला कि हमें भी साथ में ले चलो फिर? उसने बोला, लेकिन मैंने कहा कि देखो तुम सुख सुविधाओं के आदी हो, है ना, और वहाँ पे जो है किसान जो है वो सुख सुविधा के लिए नहीं पड़ा है, तो इसलिए जो है फिर मैंने उनको मना कर दी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन वो मिलने आते रहेंगे। किसानी आंदोलन में पहुँचे, तो कैसे देखते हैं इस किसानी आंदोलन?
देखिए, जब मैं यहाँ पहुँची तो मुझे एक हल्का सा आइडिया था कि किसान जो है सत्य के लिए लड़ रहे हैं, और जो सत्य के लिए लड़ रहा है उसके अंदर तीन चीज़ें उसके अंदर मेन होती हैं। एक तो उसके अंदर होता है विश्वास सत्य के लिए, दूसरी चीज़ अगर वो सत्य का आदमी है, सच का बंदा है, तो उसके अंदर दूसरी चीज़ होती है प्रेम, और तीसरी बात होती है कि वो ना अन्याय सहन करता है और ना न्याय करता है और ईश्वर में विश्वास रखता है। तो यहाँ पे आके मेरी ये धारणा बहुत ही मजबूत हुई। यहाँ मैं ट्रॉली में हूँ, किसान भाइयों के साथ हूँ, सिख भाइयों के साथ हूँ, लंगर में खा रही हूँ, लेकिन यहाँ आके मैं कहना चाहूँगी कि मैंने किसान का और किसान में, गरीब आदमी में, इस आंदोलन में ईश्वर का, सत्य का और अन्याय के खिलाफ लड़ने का एक सच्चा जज्बा देखा है, जिससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। जी, आपने सिखों की भी बात की है, तो सिखों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वैसे इतिहास में भी अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा सिखों का 80% कुर्बानियाँ जो सिखों की है इस पूरे देश के लिए, तो यहाँ पे भी सिख आंदोलन भी कर रहे हैं, तो उसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं धर्म से हिंदू हूँ, हिंदू धर्म को ही मानती जानती हूँ, और सिख धर्म के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने गुरु नानक को पढ़ा था, और गुरु नानक की जो ईश्वर के प्रति और गुरु के प्रति और जीवन कैसे होना चाहिए उसके प्रति जो धारणा है उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। लेकिन देखिए, धर्म एक बात होती है, किताब एक बात होती है, हम हिंदू धर्म में मैं बोलूँगी, और उसको जीवन में उतारना एक अलग बात होती है। यहाँ आके मैंने पहली बार देखा कि किस तरह से सिख धर्म ने, आप लोगों ने, सिख किसानों ने गुरु ग्रंथ साहब की जो बाणी थी उसको कैसे अपने जीवन में सच्चाई से उतारा हुआ है। इससे मैं बहुत ज़्यादा विनम्र पूर्वक कहना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। और यहाँ जो मैंने सेवा का रूप देखा, और मैंने अपने फ़ोन पे भी अपने दोस्तों को बोला कि दिल्ली में पहली बार जो गरीब, जो कूड़ा बीनने वाले बच्चे हैं, जो मजदूर हैं, जिनको दिल्ली की जनता जो है दुत्कार के भगा देती है, वो पहली बार यहाँ इज्जत से पेट भर के प्रेम के साथ खाना खा रहे हैं। वो सिख कम्युनिटी, और वो लड़के जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरते हैं, वो उनको खाना खिला रहे हैं, उनको बर्तन दे रहे हैं, उनको रोटियां दे रहे हैं, और उन बच्चों को बहुत ही प्यार के साथ पूछ रहे हैं कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं। तो ये चीज़, ये प्रेम, ये मानवता मैंने पहली बार इस किसान आंदोलन में सिख धर्म के माध्यम से देखी, जिससे और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने कहा कि अगर ये सिख धर्म सरकार बना ले तो मुझे लगता है कि मेरे भारत का कोई भी बच्चा भूखा नहीं सोएगा, ये गारंटी है। कि जिस सिख धर्म की आप बात कर रही हो, आज उन्होंने लंगर लगाए, यहाँ तक कि दिल्ली को भी बचा दिया। कैसे देखते हैं जो दिल्ली में ऑक्सीजन के लंगर है, आपने देखा बेड प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको ऐसे ऐसे खिताब दिए जाते हैं जैसे इनको आतंकवादी बोला जाता है। इसको कैसे देखते हैं कि लगातार इन पर टिप्पणियाँ की जाती है? देखिए, जो ये टिप्पणियाँ किए जा रही है, सिख धर्म पे नहीं की जा रही है ना, सिखों पे की जा रही है। ये हर उस आदमी पे की जा रही है जो इस सरकार का पिट्ठू बनने से इनकार कर रहा है, जो इस सरकार की जो शोषण की व्यवस्था है उसका पार्ट बनने से इनकार कर रहा है। तो ये हर उस आदमी के खिलाफ है। तो जो भी सरकार के खिलाफ है उसके खिलाफ सरकार ऐसा करेगी। सिख लोगों के खिलाफ भी ऐसा किया जा रहा है, जो भी बोल रहा है सरकार उसके खिलाफ ऐसा कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि इस कोरोना ने सरकार का नंगा सच लोगों के सामने ला दिया है, उसका झूठ बेनकाब हो गया है, उसका जो षड्यंत्र था वो पर्दाफाश हो गया है, और सिखों ने यहाँ पे रह के दिखा दिया है। उन्होंने झूठ का सामना, षड्यंत्रों का सामना अपने सच और अपनी सेवा से और अपने प्यार से किया है। तो कोई उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस बात पे विश्वास करेगा। जी, आपने कोरोना की बात की है, तो ऐसे भी कई हमने लाशें देखी जो नदी में बह रही हैं, कोरोना कह के उन मर जाते हैं जो, और उनको बेड तक नहीं मिलता, यहाँ तक कि कोई एम्बुलेंस भी नहीं मिलती कि वो लाश को घर तक ले जाएं। तो कैसे देखते हैं जो गरीब तबका है, जो आम इंसान है, उसको मरते हुए देख रही है सरकार भी? देखिए, ये जो है ये 70 साल के सरकार के प्रशासन की व्यवस्था की विफलता है, जिसका आज नंगा नाच हम नदियों में बहती लाशों के रूप में देख रहे हैं। अगर जनता, अभी हमें कहना चाहिए कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है, सरकार की उतनी जिम्मेदारी नहीं है जितनी जनता की है। अगर जनता अभी भी जागरूक नहीं हुई कि किसे सत्ता पे बिठाना है, किसे चुनना है, तो ये बढ़ता रहेगा। अभी आप और लाशें देखेंगे, अभी और नंगे सच देखेंगे आप, क्योंकि सारे PSU बिक चुके हैं, पूरा जो है देश बर्बाद हो चुका है, खेती को बेचने की कगार पे। आदमी की कीमत पैसे से ज़्यादा नहीं है आज।
लेकिन अगर अभी भी जनता नहीं चेती और उसने सरकारों को उनका सबक नहीं सिखाया तो ये अभी और आगे होता रहेगा। तो मैं कहूँगी कि ये जो आज का मंजर देख रही हैं, ये हमारे 70 साल की सिस्टम की व्यवस्था, जो हमारा सिस्टम है, जो व्यवस्था है, उसका फेलियर है। इसको जनता को समझना चाहिए और जागरूक होना चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए। आपने 70 साल की बात की है कि जब शहीद भगत सिंह ने देश को आज़ाद करवाया था तो तभी उन्होंने बोला था कि मैं ऐसा देश की कल्पना करता हूं जो कोई भी पूंजीपति गरीब तबके को दबा ना सके। तो अब कैसे देखते जो सभी पूंजीपति के हाथ दिया जाता, निजीकरण किया जा रहा सब चीज़ों का? शहीद भगत सिंह एक बहुत ही उच्च विचारों वाले, वो सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, वो एक बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे और उनके विचारों की जो समझ थी वो बहुत ही गहरी थी भारतीय समाज के प्रति, और इकोनॉमिक्स कैसी होनी चाहिए, सरकार कैसी होनी चाहिए, उस छोटी उम्र में भी उनकी बहुत ही गहरी समझ थी। तो मैं उस समझ का आदर करती हूँ, समझ का सम्मान करती हूँ और मैं ये समझती हूँ पूरे विश्व में भी और हमारे देश में भी एक नया चिंतक, एक नई धारा निकल रही है जो ये कह रही है कि देश की अर्थव्यवस्था का केंद्र किसान और खेती और गांव होना चाहिए। तो मैं भी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। बिल्कुल, मतलब कि जो सत्ता चलाए वो गांव के लोगों को चलानी चाहिए थी, लेकिन आज केंद्र सरकार की बात करते जो सत्ता पे बैठे वो चला रही है। जी, मैं बिल्कुल यही कहना चाहती हूँ कि पूंजीपति जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करते हैं। सो ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ? जी, मेरा ये मानना है कि आज जो है किसान अप्रत्यक्ष रूप में पूरे देश की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में ऐसा समझा जा रहा है और किसानों द्वारा भी ऐसा मैसेज नहीं दे पा रहे हैं वो लोग, क्योंकि वो सीधे साधे लोग हैं कि हम पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो किसानों के यहाँ पे नेता है या जो मंच है, उनको ये कहना चाहिए, ये घोषणा करनी चाहिए कि ये किसानी पूरे देश की लड़ाई है और देश के हर आदमी की लड़ाई है। और मुझे लगता है कि पहली बार ये आंदोलन जो है सरकार के मुंह पर एक करारा तमाचा, इस आंदोलन को और व्यापक रूप देना चाहिए और देश के हर मुद्दे को इससे जोड़ना चाहिए, चाहे वो महिलाओं के मुद्दे हों, किसानों को उठाने चाहिए, हम भी उनकी बहनें हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के मुद्दे हों, कोरोना को भी किसान को उठाना चाहिए, वो भी उनके मुद्दे हैं, और चाहे वो पर्यावरण का मसला हो, किसान उससे अछूते नहीं रह सकते। अगर नदियाँ जहरीली हैं, हवा जहरीली है तो खेती पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आज किसान नेताओं को, किसान मंच को और किसान भाइयों को देश के हर आदमी के मुद्दे को अपना मुद्दा बना के इस आंदोलन को लगातार चलाते रहना चाहिए, चाहे इसमें 100 साल भी लगे, इस आंदोलन को ख़त्म नहीं करना चाहिए। आप हैदराबाद से आए, तो हैदराबाद में जो किसान हैं, जो लोग, वे किसानी आंदोलन के बारे में क्या सोचते हैं? उनको लगता है ये जो जागृति इस आंदोलन के जरिए से हम पूरे देश में कह सकते कि आई, उनके हैदराबाद में जो लोग रहते हैं उनके भी जागृति आई है? जी, मैं पूरे देश में किसानों के बीच में और गरीब लोगों के बीच में घूमती रहती हूँ और हैदराबाद में भी बहुत सारे किसान मित्रों से और किसान नेताओं से मेरी जान पहचान है। हैदराबाद की तेलंगाना की एक बहुत ही अच्छी किसान नेता है, उनका नाम है सरस्वती कावाली, वो किसानों के लिए और बुनकरों के लिए काम कर रही हैं। तो हम सभी लोग, पूरे देश के किसान और पूरे देश का गरीब तबका, आप मध्यम वर्ग की बात छोड़ दीजिए जो फेसबुक और व्हाट्सएप में उलझा हुआ है, लेकिन सभी पूरे देश के गरीब लोग, गरीब किसान, मजदूर लोग, सबकी सहानुभूति और समर्थन इस किसान आंदोलन को प्राप्त है। सरकार को कुछ भी कहते रहने देना चाहिए, रहने दीजिए आप। बिल्कुल। जो आज बीजेपी की हाल हम देख रहे हैं, तो कैसे देखते, 4 स्टेटों में इनकी हार हुई है, तो आगे भी इस किसानी आंदोलन का ऐसा असर देखने को मिलेगा? देखिए, जो बीजेपी की हार हुई है, राइट, इससे मैं एक बहुत गहरी बात कह रही हूँ। जो बीजेपी की हार हुई है इससे हम लोग खुश हो सकते हैं, लेकिन खुश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये बीजेपी को हरा के जो लोग सरकार में आए हैं, तो आप ऐसा समझिए नागनाथ को हरा के सांपनाथ सरकार में आए हैं। उन सरकारों ने भी, उन लोगों ने भी, वो लोग भी कभी ना कभी सत्ता पे काबिज थे, उन लोगों ने भी गरीब आदमी का कोई भला नहीं किया और कोई ऐसी नीति नहीं बनाई कि जो सड़क का गरीब बच्चा है उसको एजुकेशन भी मिले और खाना भी मिले। ऐसी कोई नीति आज तक नहीं बनी है। तो इससे मैं ज़रा भी खुश या प्रभावित नहीं हूँ। आपके हिसाब से कैसी राजनीति होनी चाहिए, कैसी सियासत होनी चाहिए जो पूरे देश का ढांचा ही एक बदल दे? जी, अभी हमारी एक भाई से बात हो रही थी तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि ये अब निर्माण ना, ये ज़ीरो से शुरू होना चाहिए। ये निर्माण
सुधारवाद की तरफ नहीं है, क्योंकि अब सुधर सकता ही नहीं, इतना बिगड़ चुका है। और 70 सालों में जो हम व्यवस्था का नंगा नाच देख रहे हैं, जहां लोग घरों में दुबके हुए हैं, भाई भाई की लाश उठाने से इनकार कर रहा है, ऑक्सीजन के नाम पे इस भारत देश में जहां त्याग की परंपरा थी, वहाँ जो है आपको जो है जहाँ पे लोग दया से और प्रेम और करुणा से ओतप्रोत होकर लाशों को कंधा देते थे, हमारा ऐसा देश था, वहाँ आज लाशों को कंधा देने के लिए हज़ारों रुपए की डिमांड हो रही है। इससे ज़्यादा पतन देश का, जनता का, हाँ, देश का, जनता का, सरकार का और क्या होगा, क्या देखना बाकी, इसको कैसे सुधारोगे। तो हमारे एक भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि इसको पूरा ध्वस्त कर दो। तो उसने कहा कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ये पूरा ध्वस्त हो जाए और फिर नवनिर्माण हो। तो किसी भी सरकार के हारने से, किसी भी दूसरी सरकार के आने से ये नहीं होगा। इस पूरी सरकार के ढांचे को, इस पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करना होगा और फिर से नवनिर्माण करना होगा। और इसके लिए किसान आंदोलन जो ये सड़कों पे पड़ा है लाखों की संख्या में, इसी को शुरुआत करनी पड़ेगी। आपका कहने का मतलब कि सारी ही जो सियासी पार्टियां, राजसी पार्टियां, उनको सफाया की जाए फिर? यस, उनको सभी को सफाया किया जाए कि वो 70 साल में रूप बदल बदल के, रंग बदल बदल के, दल बदल बदल के वो सत्ता में आ चुकी हैं और उन सबको देख चुके हैं। कोई भी योग्य नहीं है, कोई भी विश्वसनीय नहीं है। विश्वसनीय है तो भारत का ये किसान जो बिना नाम के, बिना शोहरत के और बदनामी के बावजूद आज यहाँ अड़ा हुआ है। और ये किसान आंदोलन ही इस भारत को एक नई राजनीतिक दिशा देने में सक्षम है, वो दिशा जिसके केंद्र में किसान, ग्राम स्वराज और खेती होगी। तो ये मैं इसी आशा के साथ यहाँ आई हूँ कि किसान नेता, किसान मंच इस बात को समझे और एक नई पॉलिटिकल फोर्स बने जो जिसके केंद्र में किसान और गरीब आदमी और महिलाएं भी और उनकी भलाई हो। जिस हिसाब से किसानी आंदोलन का सभी स्टेटों में प्रचार किया जा रहा था, तो आप जब हैदराबाद में थी तब भी आपने सोशल आप एक्टिविस्ट हैं, तो वहाँ पर भी आपने इसके मुद्दों पर, इसके किसानों के पर बोला था? जी हाँ, मैं हमेशा ही बोलती, जहाँ मुझे मौका मिलता है वहाँ मैं हमेशा ही गरीब की, महिलाओं की और किसानों की बात करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सो दर्शकों, इसी अल्पना भारतीय जी ਤੁਸੀਂ देख सकते हो कि किन्ने ਵਧੀਆ विचार लेके इस किसानी अंदोलन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਹ ਠਾਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਤ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਜਿੱਤਦੇ ਨਹੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਦ ਤੱਕ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।